हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकंड वीडियो है ऑन पावर शेयरिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ पावर शेयरिंग के बारे में, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है नेशनल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कुछ लिस्ट के बेसिस पर। उन लिस्ट के मैंने आपको नाम बताए थे। तो रेजिड्यूरी पावर क्या होती है? जो बची हुई पावर थी, जो बचे हुए सब्जेक्ट थे जिन पर कोई भी गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, लेकिन उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलती है। इससे पिछले वीडियो में आपको मैंने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बता ही दिया था। इसके बाद पावर शेयरिंग और किस तरह से होती है उसका एग्जाम्पल। तो पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है। उसका उदाहरण है बेल्जियम। सो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनी जाती है सिर्फ एक ही लैंग्वेज के बोलने वालों के द्वारा। सो इन बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ वन लैंग्वेज नो मैटर वेयर दे आर लिविंग। चाहे वो लोग कहीं भी रह रहे हो, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ आपको बेल्जियम में देखने को मिलेगी। और ऐसी गवर्नमेंट यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन सी पावर एंजॉय करती है? कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड जो पावर होती है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट एंजॉय करती है, यानी कि वो इन पर लॉस बना सकती है। अब अगला एग्जांपल, पावर शेयरिंग और किसके बीच में होता है? तो पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में भी होता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी गवर्नमेंट नहीं बनी हुई है, जो ऑपोजिशन में हैं, या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये सब सरकार पर दबाव डालते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। तो इस तरह से भी इनके पास भी आपने देखा पावर होती है कि अगर इनकी बात ठीक है तो गवर्नमेंट मान लेती है। तो इस तरह से ये पावर शेयरिंग होती है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन भी यही है कि किस तरह से पावर शेयरिंग होती है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। तो उसके ऊपर ही आपको चारों पांचों पॉइंट लिखने हैं। पहला मैंने आपको बताया कि पावर शेयरिंग हॉरिजेंटल लेवल के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पावर शेयरिंग इन वर्टिकल डिवीज़न, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, उनके बारे में लिख सकते हैं। एंड पावर शेयरिंग बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब इस चैप्टर में पावर शेयरिंग को दो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया गया है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक कंट्री है श्रीलंका और एक है बेल्जियम। तो इन दोनों कंट्रीज़ के उदाहरण के द्वारा इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम एक केस लेते हैं पहले आज, श्रीलंका का केस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पावर डिवीज़न इन श्रीलंका, वहाँ देखते हैं किस तरह से पावर डिवीज़न की गई है, या करी भी गई है न या नहीं की भी गई है। तो श्रीलंका में दो ग्रुप्स हैं, सिन्हालास एंड तामिल्स। आई रिपीट, सिन्हाला ग्रुप एंड तामिल ग्रुप। जो सिन्हालास ग्रुप है उन्हीं की मेजॉरिटी है वहाँ पर और गवर्नमेंट भी उन्हीं की है। सिन्हालास ग्रुप को सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। सिन्हालीस को ही नेशनल लैंग्वेज वहाँ की डिक्लेयर कर दिया गया है। सिन्हालीस कैन गेट जॉब्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस और एल्सवेयर, जबकि तमिल्स के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो ये मेन कारण है झगड़े का, सिन्हालीस गवर्नमेंट और तमिल पीपल के बीच में। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जोग्राफिकल एंड एथिक, आई रिपीट, जोग्राफिकल एंड एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में, तो आप वो पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जोग्राफिकल कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका के ऊपर भी आ जाता है। तो पहले उसी से शुरुआत करते हैं, जोग्राफिकल कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो पहले श्रीलंका की लोकेशन ये कहाँ है? इट इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया, बिलो तमिलनाडु।
अब इसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इट इज़ हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ पॉपुलेशन है श्रीलंका में, जो कि दिल्ली की पॉपुलेशन से भी कम है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका इज़ एन आइलैंड मीन्स सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड्स। तो ये इसकी जोग्राफिकल कॉम्पोजिशन हो गई। अब इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। अब एथनिक का मतलब होता है कि कौन कौन से सोशल ग्रुप्स वहाँ रहते हैं, कौन कौन सी भाषाएं, लैंग्वेजेस दे स्पीक, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देयर आर 2 ग्रुप्स मेनली, सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। अब इनकी परसेंटेज क्या क्या है? जो सिन्हालास ग्रुप है उसकी परसेंटेज 74%, यानी कि उनकी मेजॉरिटी है श्रीलंका में, और तमिल स्पीकिंग पीपल की सिर्फ बाकी रिमेनिंग जो पॉपुलेशन बच गई उसमें से 18% तमिल पॉपुलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिल पॉपुलेशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एक तो श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। तो तमिल स्पीकिंग के 2 ग्रुप हैं, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। नाउ श्रीलंकन तमिल्स आर दोज तमिल्स who born in Sri Lanka, who are the natives of Sri Lanka, and Indian Tamils are those whose forefathers went to Sri Lanka and settled there। यानी कि जिन इंडियंस के दादा परदादा श्रीलंका गए और वहीं पे जाके बस गए। श्रीलंका क्यों गए थे वो? पहले वहाँ पर कुछ काम वगैरह करने, किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क में वो गए थे, उसके बाद वहीं सेटल हो गए, तो वो इंडियन तमिल्स कहलाते हैं। श्रीलंकन तमिल्स लिव इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो श्रीलंकन तमिल्स कहाँ रहते हैं? श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। अब इनके रिलीजन की बात करते हैं। तो जहाँ तक सिन्हालास का सवाल है, मोस्टली सिन्हालास आर बुद्धिस्ट, यानी कि बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और जो तमिल्स हैं वो मेनली हिंदूज़ और मुस्लिम हैं। तो जो सिन्हालास हैं वो काफ़ी एक्सप्लॉयट करते हैं तमिल्स को, श्रीलंकन तमिल्स को। तो इसलिए जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो अपने आप को एलियनेटेड यानी कि कट ऑफ समझने लगे हैं श्रीलंका से। दे फील लाइक दैट कि दे डोंट लिव इन श्रीलंका, दे आर लिविंग इन ए फॉरेन कंट्री। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि वाई डू श्रीलंकन तमिल्स फील एलियनेटेड इन देयर ओन कंट्री। तो उसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली 1948 में। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947 में, उसके 1 साल बाद श्रीलंका को आज़ादी मिली। तो शुरू से ही वहाँ पर सिन्हालास की मेजॉरिटी रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी सिन्हालास की है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या है वो मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन 1956 द गवर्नमेंट पास्ड ए लॉ इन विच सिन्हालास वाज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली सिन्हालास। तो 1956 में एक लॉ पास किया, एक एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने, जिसमें सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। तमिल लैंग्वेज को कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई, यानी कि जो भी काम होगा एजुकेशन का या ऑफिस वर्क, दैट कुड बी डन इन सिन्हालास ओनली, सिन्हालीज लैंग्वेज ओनली। पॉइंट नंबर 2, द गवर्नमेंट गेव प्रेफरेंस इन जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ओनली सिन्हालास, ओनली टू सिन्हालास, यानी कि सिर्फ सिन्हालास धर्म या जाति या लैंग्वेज के जो लोग थे उन्हीं को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन और गवर्नमेंट में जगह मिलती थी, तमिल्स के लिए नथिंग। एंड देन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म विच सेड दैट ओनली बुद्धिज़्म शुड बी फॉस्टर्ड बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट सिर्फ बुद्ध धर्म का ही प्रचार करेगी, तमिल्स के धर्म की यानी हिंदूज़ और मुस्लिम को वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई। तो ये सब कुछ कारण है तीनों जिनकी वजह से सिन्हालास फील एलिनेटेड इन देयर ओन कंट्री। अब इनके अफेक्ट क्या क्या पड़े इन तीनों बातों के वो मैं आपको बता रहा हूँ। अफेक्ट्स ऑफ दीज डिसीजंस पॉइंट्स की फॉर्म में, द तमिल्स फेल्ट दैट गवर्नमेंट हैज़ डिनाइड देयर इक्वल राइट्स, कि उनके इक्वल राइट्स की गवर्नमेंट ने कोई परवाह नहीं की। पहली फीलिंग उनके उनमें ये आई। Secondly, they felt that they were discriminated regarding jobs in government offices and education or admission in universities. उनके मन में ये फीलिंग आ गई, जो कि ट्रू भी है, कि ना तो उनको एडमिशन मिलता था एजुकेशन के लिए और ना ही उनको गवर्नमेंट में कोई सीट्स मिलती थी। इलेक्शंस में भी वो खड़े नहीं हो सकते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स।
तो दिस इज़ अ मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिन्हाला तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स। तो आज ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में आपको बेल्जियम के बारे में बताऊंगा। टिल देन बाय।